तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बेंगलुरु के सरकारी स्कूल के क्लास में मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने की स्कूल ने दी अनुमति। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों ने लगवाई पुलिस से रोक, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5वीं उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। एक हिंदू सहित 5 मुस्लिमों को दिया टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तीसरी डेडलाइन बीत जाने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के लिए बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का खटखटाया दरवाजा। कहा नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार तत्काल करे लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध। कहा नागरिकता संशोधन कानून के दौरान 25 जगह मुसलमानों ने हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए चुनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बंगाली एक्टर बॉनी सेन गुप्ता ने छोड़ी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मायावती ने 40% टिकट मुसलमानों को देकर खेला बड़ा दाव। बीजेपी एसपी की बड़ी टेंशन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेंगलुरु में सरकारी स्कूल के क्लास में मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने की स्कूल ने दी अनुमति। हिंदू संगठनों ने किया विरोध, एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदू संगठनों का आतंक मुसलमानों के खिलाफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला एक बेंगलुरु के सरकारी स्कूल से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल में करीब 20 छात्रों को उनके स्कूल की कक्षा में हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की सरकारी स्कूल की तरफ से अनुमति दी गई थी। भैया आपको बता दें कि जब इस बात की भनक हिंदू समर्थक संगठनों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद नमाज पढ़ने पर स्कूल में रोक लगा दी गई है। फिलहाल कोलार के डीजी उमेश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने मांग की है कि बेंगलुरु के सरकारी स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इन्हें निलंबित किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से अगर किसी स्कूल में कोई छात्र नमाज भी पढ़ता है तो उस पर किस तरह से हिंदू संगठन दबाव बनाते हैं और अब स्कूल के प्रबंधक को ही निलंबित करने की हिंदू संगठनों ने मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों बेंगलुरु से आ रही है। आपकी क्या राय, हमें कमेंट में इस खबर पर जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट की जारी। 5 मुसलमान सहित एक हिंदू को दिया टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट आज उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन्होंने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इनमें से 5 मुस्लिम उम्मीदवार है, एक हिंदू उम्मीदवार है। एआईएमआईएम ने यूपी के लिए अपने प्रत्याशी की जो 5वीं लिस्ट जारी की है उसमें बिजनौर के नगीना सुरक्षित सीट से ललिता कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। मुरादाबाद की बेलाड़ी सीट से खालिद जमा को टिकट दिया गया है। संबल से मुनीर तरीन को, शकील अशरफी को असमौली संबल से टिकट दिया गया है। देवबंद से मौलाना उमर मदनी और बहापुर से मोइनुद्दीन को प्रत्याशी एआईएमआईएम पार्टी ने बनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 2 अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जल्द मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून देश में कर सकती है लागू। प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी नेताओं ने की है मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2019 में मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई, लेकिन अब तक मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू नहीं किया है। मैं आपको बता दें कि तीसरी डेडलाइन बीत जाने के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का दरवाजा खटखटाने बंगाल के नेता पहुंचे हैं और बंगाल के नेताओं ने मांग किया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तत्काल नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू करें। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का एक प्रभावशाली संगठन अखिल भारतीय मतुआ महासंघ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने में तेजी लाने के अनुरोध के साथ एक प्रतिनिधित्व मंडल को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व गायघाट से भाजपा विधायक सुब्रत ठाकुर करेंगे, जो केंद्रीय मंत्री सातुन ठाकुर के भाई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने माना है कि बहुत दिनों से नागरिकता संशोधन कानून बीच में ही पड़ा हुआ है और इसके नियम भी बन चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बंगाल बीजेपी के नेता मुलाकात करेंगे और नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू करने की मोदी से मांग करेंगे। अब देखते हैं मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लागू देश में करती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने 40% टिकट मुसलमानों को देकर खेला बड़ा दाव। भाजपा सपा की बड़ी टेंशन। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने चुनाव के लिए दूसरे चरण के 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।
पूर्व सीएम मायावती ने इस दौरान कहा है कि इस बार हमारी चुनावी नारा होगा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने जो उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है और पहली लिस्ट को मिलाकर मायावती ने 40% टिकट मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में दिया है। 40% टिकट मुसलमानों को देकर उत्तर प्रदेश में मायावती ने बड़ा दांव खेल दिया है, जिसके बाद बीजेपी, बीएसपी सहित अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मायावती ने सबसे ज्यादा टिकट उत्तर प्रदेश में इस पार्टी ने मुसलमानों को दिए हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम दूसरे नंबर पर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती ने बड़ा दांव खेल दिया है, जिसके बाद भाजपा की टेंशन उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा फिर से बड़ा झटका। बंगाली एक्टर बॉनी सेनगुप्ता ने छोड़ी पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सोमवार को बीजेपी नेता और बंगाली अभिनेता बॉनी सेनगुप्ता ने भाजपा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। अभिनेता बॉनी ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा के साथ मेरा आज से दूसरा अंत हो गया है। पार्टी वादे के अनुसार प्रतिबद्धताओं को निभाने में विफल रही है और मुझे विकास का कोई भी रूप भाजपा में नहीं दिख रहा है। उन्होंने बंगाली फिल्म उद्योग के लिए वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया गया है, इसलिए मैं भाजपा को आज छोड़ता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को बंगाल से ये बड़ा झटका आज फिर से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कटकटकुमा कोर्ट में उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने आज बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत का विरोध किया है और कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून विरोध प्रदर्शन के दौरान जो 25 जगह चुनी गई थी वो जानबूझकर सब मस्जिदों के नजदीक चुनी गई थी और जानबूझकर हिंदुओं को इसमें निशाना बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शर्जिल इमाम पर अब देशद्रोह का केस चलाया जाएगा। अदालत ने शर्जिल पर देशद्रोह व यूएपीए समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है। शर्जिल पर ये सभी धाराएं दिल्ली में एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण लगाई जाएंगी। शर्जिल ने इस तरह के भाषण पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली में जामिया में दिए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से शर्जिल इमाम की जमानत याचिका का दिल्ली के कटकटकुमा कोर्ट में विरोध किया है और कहा है कि जो नागरिकता संशोधन कानून के लिए जो जगह विरोध प्रदर्शन के लिए चुनी गई थी वो सब मस्जिदों के नजदीक चुनी गई थी और हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए चुनी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा बयान दिया है किस तरह से दिल्ली पुलिस हिंदू मुस्लिम का भेदभाव अब भी जांच में कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेरठ में भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर लोगों ने किया हमला, कई गाड़ियों के टूटे शीशे। जय दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ की सिवाल खास विधानसभा के गांव छुर में भाजपा प्रत्याशी मनजिंदर पाल सिंह के काफिले पर सोमवार शाम को पथराव हो गया। कुछ युवकों ने काफिले के आगे आकर नारेबाजी की और पथराव कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। मनजिंदर पाल सिंह किसी तरह वहां से निकले। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार सोमवार को भाजपा प्रत्याशी मनजिंदर पाल सिंह का मुलहेड़ा मंडल के गांव में जनसंपर्क अभियान था। देर शाम करीब 6:30 बजे उनका काफिला छुर गांव में पहुंचा। जैसे ही काफिला गांव में पहुंचा तो वहां पहले ही लोग खड़े हुए थे और लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गाड़ी के आगे आकर विरोध जताया और उन्हें वापस जाने के लिए कहा। उनका काफिला आगे बढ़ा तो अचानक पथराव हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस में भी हड़कंप मच गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनका जमकर विरोध किसान और लोग कर रहे हैं और बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव भी हार रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप, अमित शाह को लिखा पत्र। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाज सेवी अन्ना हजारे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में 25,000 करोड़ रुपए के कोऑपरेटिव शुगर मिल घोटाला हुआ है। इस बाबत अन्ना हजारे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है। अमित शाह को लिखे पत्र में अन्ना हजारे ने कहा है कि हम नेताओं की मिलीभगत से चीनी मिलों को बेचे जाने के खिलाफ शुरुआत से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन चीनी मिलों को 2009 से अनाप शनाप दाम में बेचा जा रहा है। अन्ना ने कहा कि 2017 में हमने मुंबई में इस बाबत शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन 2 साल की जांच के बाद जांच की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और कहा गया है कि अन्ना मिलों को बेचने में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार इस 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो आखिरकार कौन कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह तत्काल इस पर एक्शन ले, नहीं तो हम पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि अन्ना हजारे भी
बीजेपी के समर्थक इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार हुए कोरोना वायरस से पॉजिटिव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी नेता शरद पवार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी आज दी है। पवार ने कहा है कि मैं कोविड संक्रमित पाया गया हूं, हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। पूर्व कृषि मंत्री ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। पवार ने ट्वीट किया और कहा कि मैं कोविड संक्रमण पाया गया हूं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टरों के निर्देश का पालन कर रहा हूं। पवार ने कहा है कि पिछले दिनों में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वह जांच कराएं और जरूरी एहतियातन बरतें। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कई बीजेपी के नेताओं को भी कोरोना वायरस हुआ था, तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।